कक्षा 11 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो इस पाठ का आज हम भाग 2 करेंगे। भाग 1 में हम मौलिक अधिकार, भारत के संविधान में जो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मौलिक अधिकारों की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। तो भाग 2 में आज हम बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत है। निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है या गलत है। तो इसमें क है, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। क जो दे रखा है, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल या किसी देश की जनता को प्राप्त अधिकारों का वर्णन रहता है। सही बात है, तो इसका उत्तर है सही। दूसरा है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कि अधिकार में जो व्यक्ति को अधिकार दे रखे हैं या स्वतंत्रता की, क्योंकि उसमें स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल होता है, तो अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ये बात भी सही है। और तीसरी जो ग है वो लिख रखा है, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। ये बात गलत लगती है, क्योंकि हर देश जो है अपने नागरिकों को ये जरूरी नहीं है कि वो अधिकार पत्र दे। तो विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है, ये बात गलत है। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। दूसरा, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार। पहला, किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार। ख है, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार। और ग है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। और घ है, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो सही जवाब है इसका, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की सबसे सटीक वर्णन है ये। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या फिर उल्लंघन हो रहा है। नीचे कुछ स्थितियां दी गई हैं, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या फिर उल्लंघन हो रहा है और कैसे भी बताना है। तो पहली स्थिति जो है क नंबर पर दी गई है, राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल, जिनको हम कैबिन क्रू कहते हैं। तो राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल के ऐसे पुरुषों को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। जो पुरुष मोटे हो गए थे उनको तो तरक्की दे दी गई, लेकिन जो महिलाएं जिनका वजन ज्यादा बढ़ गया था, मोटी हो गई थी, उनको दंडित किया गया। तो ये बताना है कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ख है जो स्थिति दी हुई है, एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है। तो इसमें निर्देशक विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बल्कि अधिकार का उपयोग कर रहा है। और अधिकार है विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। तो इसमें निर्देशक विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा वह अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा वह अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। एक ग स्थिति दी गई है, एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालती। दोबारा फिर स्थिति को पढ़ लेते हैं।
एक बड़े बांध के कारण विस्थापित या बेघर हुए, जिनको हम कहते हैं, विस्थापित का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को एक स्थान से उजाड़ दिया जाता है, तो एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास फिर से बसाने की मांग करना, तो अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं। तो इसमें लोग सभा करने की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें लोग सभा करने की, क्योंकि ये भी एक मौलिक अधिकार है सभा करने की स्वतंत्रता, इसमें लोग सभा करने की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। एक घ परिस्थिति है, आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम की विद्यालय चलाती है। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु एक भाषा है, तेलुगु माध्यम की विद्यालय चलाती है। तो इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का प्रयोग हो रहा है क्योंकि प्रत्येक संस्था या सोसाइटी को अपने धर्म या फिर भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 जो है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? 4 इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको सही बताना है कि कौन है जो संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है। क है, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे ही इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, ये क है। और ख है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए, बल्कि सरकारी स्कूलों में ऐसा कुछ नहीं कराया जाता है। तो ख जो स्थिति है, सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। ग है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। और घ स्थिति है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो घ है, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, इनमें कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, और वो मौलिक अधिकार बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और क्यों। इनमें कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों। तो पहला है, न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी है वो ना देना, न्यूनतम देय मजदूरी न देना। तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है क्योंकि इसमें मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है। ख वाली जो स्थिति है, किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है क्योंकि इसमें एक पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति ने अपने विचार प्रकट किए हैं। एक और स्थिति है ग नंबर पर, 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, तो इसमें किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है क्योंकि रात को 9 बजे के बाद ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर चलाना अच्छी बात नहीं है। तो ये एक नैतिक वाली बात आ जाती है, 9 बजे के बाद ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर चलाना अच्छी बात नहीं है। एक और घ स्थिति दे रखी है, भाषण तैयार करना, तो इसमें भी किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है क्योंकि सभी नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, अधिकार का उल्लंघन नहीं है। एक व्यक्ति भाषण तैयार कर रहा है क्योंकि सभी नागरिकों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 6 है कि अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने के काम में लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है
कि जो जातियां पहले झाड़ू देने के काम में लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं या ऊंचे पद पर बैठे हैं वे इन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसमें वास्तव में दो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। पहला है, इस उदाहरण में समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि ऊंचे पदों पर बैठे लोग इनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव करते हैं। और एक और अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इस उदाहरण में संस्कृति और शिक्षा के अधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है क्योंकि इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। भारतीय संविधान में दिए गए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन करो। ये भी भारत के संविधान में जो दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से भी। भारतीय संविधान में दिए गए राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन करो। तो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में, इंपॉर्टेंट बात है ये, संविधान के भाग 4 में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। तो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में धारा 36 से लेकर 51 तक किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, विचार प्रकट करने, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले और सभी में भाईचारे की भावना बढ़े। इन सभी बातों को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। संविधान में कहा गया है कि ये सिद्धांत ऐसे आदर्श या फिर शिक्षाएं हैं जो प्रत्येक राज्य सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। संविधान में कहा गया है कि ये सिद्धांत ऐसे आदर्श या शिक्षाएं हैं जो प्रत्येक राज्य सरकार के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। इसलिए प्रत्येक राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह कानूनों का निर्माण करते समय इन सिद्धांतों को लागू करे। एमसी छागला एक कानूनविद हुए हैं। एमसी छागला ने कहा है कि यदि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू कर दिया जाए तो हमारा देश वास्तव में धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। काफी महत्वपूर्ण है। कई ऐसी बातें कही गई हैं कि यदि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को लागू कर दिया जाए तो हमारा देश वास्तव में धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन यहां यह बात बताने योग्य है कि यह सिद्धांत न्याय संगत नहीं है, मतलब न्याय योग्य नहीं है। अर्थात ये सिद्धांत केवल मार्गदर्शन है, इनको न्यायालयों द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इन सिद्धांतों को लागू करना या न करना, इन सिद्धांतों को लागू करना या न करना राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए के.टी. शाह एक विद्वान हुए हैं, के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत एक चेक की तरह हैं जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। सुविधा के लिए हम इन सिद्धांतों को 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं और उसमें पहले आते हैं जिनको हम बांट कर सकते हैं समाजवादी सिद्धांत। तो इस वर्ग में ऐसे सिद्धांत रखे गए हैं, जो पहला वर्ग हमने बनाया है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को अगर सीधा वर्णन करें तो समझ में नहीं आएंगे, तो 4 वर्गों में बांटकर इनका वर्णन किया जा सकता है। पहला समाजवादी सिद्धांत। तो इस वर्ग में ऐसे सिद्धांत रखे गए हैं जिनका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना है। तो इसमें कौन कौन से रखे गए हैं? जैसे उसमें पहला है, राज्य अपनी नीति इस प्रकार से बनाएगा ताकि देश के सभी नागरिकों को आजीविका के साधन समान रूप से प्राप्त हो सके। राज्य अपनी नीति इस प्रकार से बनाएगा ताकि देश के सभी नागरिकों को आजीविका के साधन
समान रूप से प्राप्त हो सके। और दूसरा है कि देश की भौतिक संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व, दो बातें हैं, देश की भौतिक संपत्ति पर अधिकार और स्वामित्व इस प्रकार से बटा हो ताकि एक व्यक्ति का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। और तीसरा जो है वो राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत, जिसको हम समाजवादी उसमें कैटेगरी में रखते हैं, देश का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए ताकि धन का उचित वितरण हो सके और धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो सके। दोबारा फिर मैं तीसरे पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, देश का आर्थिक ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए ताकि धन का उचित वितरण हो सके और धन कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न हो सके। चौथा है, एक जैसे काम के लिए स्त्री पुरुष को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। एक जैसे काम के लिए स्त्री पुरुष को एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। पांचवा है उसमें राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत, स्त्री पुरुष और बच्चों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर ऐसे काम न करने दिए जाएं जो उनकी आयु और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हों। स्त्री पुरुष तथा बच्चों को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर ऐसे काम न करने दिए जाएं जो उनकी आयु और स्वास्थ्य के प्रतिकूल हों। छठा है, बेकारी, बीमारी तथा बुढ़ापे तथा अंगहीन होने की अवस्था में राज्य अपनी शक्ति के अनुसार, जैसी उसकी हैसियत है, बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा अंगहीन होने की अवस्था में राज्य अपनी शक्ति के अनुसार सहायता देने की व्यवस्था करे। सातवां राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है, मजदूरों को काम करने के लिए अधिक से अधिक न्यायपूर्ण परिस्थितियां प्रदान की जाएं। और आठवां है, राज्य प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर और आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करे। आठवां पॉइंट दोबारा फिर देख लेते हैं, राज्य प्रत्येक श्रेणी के मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर और आवश्यक छुट्टियों का प्रबंध करे। और नौवां है राज्य नीति का निदेशक सिद्धांत, राज्य सभी लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करे। राज्य सभी लोगों को शिक्षा देने का प्रयास करे। दूसरा, जिसको हम राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को चार वर्गों में बांट सकते हैं, उसमें दूसरा आता है गांधीवादी सिद्धांत। ये कौन से हैं? तो इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिनका सपना गांधी जी के मन में था या जिनका सपना गांधी जी ने देखा था। तो इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिनका सपना गांधी जी ने देखा था। और ये सिद्धांत कौन से हैं गांधीवादी? उसमें पहला है, राज्य गांव में ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और इनको इतने अधिकार और शक्तियां देगा ताकि ये अपने कामों को ठीक प्रकार से कर सके। राज्य गांव में ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा और इनको इतने अधिकार और शक्तियां देगा ताकि अपने कामों को ठीक प्रकार से कर सके। दूसरा है, राज्य गांव में सहकारी आधार पर घरेलू उद्योगों का विकास करेगा। और तीसरा जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है, जिसको हम गांधीवादी श्रेणी में रखते हैं, राज्य समाज के कमजोर वर्गों और खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगा तथा उनको हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। तीसरे पॉइंट को दोबारा फिर देख लेते हैं, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, खासकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करेगा तथा उनको हर प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएगा। चौथा जो है सिद्धांत, राज्य शराब और अन्य नशीली वस्तुएं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझी जाती हैं पर रोक लगाने की कोशिश करेगा। और पांचवा है, राज्य गायों, बछड़ों और दूध देने वाले पशुओं को मारने पर रोक लगाएगा। तो ये गांधीवादी सिद्धांत है। तीसरा जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का, वो है उदारवादी सिद्धांत। तो इस वर्ग में कई राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत रखे गए हैं। उसमें पहला है,
राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए उचित कदम उठाएगा। दूसरा, राज्य पूरे भारत में समान नागरिक सहायता इक्वल सिविल कोड जिसको हम कहते हैं, तो राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रयत्न करेगा। तीसरा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है जिसको हम उदारवादी सिद्धांत कह सकते हैं। राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर अंदर 14 वर्ष तक की आयु 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। चौथा सिद्धांत है राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा भोजन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करेगा। और पांचवा है राज्य ऐतिहासिक स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की रक्षा करेगा तथा उन्हें टूटने, नष्ट होने और कुरूप होने से बचाएगा। इसी प्रकार जो चौथा वर्गीकरण कर रखा है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का, और वो आता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित सिद्धांत, तो इसमें पहला है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दूसरा, राज्य दूसरे देशों के साथ सम्मान पूर्वक संबंध बनाएगा। और तीसरा है राज्य अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों और कानूनों का सम्मान करेगा। और चौथा है राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा या बिचौलिए बीच में बिचौला बनके राज्य अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसी में ही, इसी अध्याय में, और वो है संविधान में दिए गए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करो। जिस प्रकार मौलिक अधिकार है उस प्रकार नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं, तो इनका वर्णन करना भी जरूरी है। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। मौलिक कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी वर्णन होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा और स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर संविधान के भाग 4 में एक नई धारा 51 क जोड़ी गई। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझावों पर संविधान के भाग 4 में एक नई धारा 51 क जोड़ी गई, जिसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया। लेकिन नवंबर 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य थे। 11 मौलिक कर्तव्य है, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। और ये 11 मौलिक कर्तव्य जो हैं वो इस प्रकार हैं। उसमें पहला आता है मौलिक कर्तव्य राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाए गए आदर्शों का सम्मान करना और उनका पालन करना। तीसरा है देश की एकता, अखंडता और प्रभुसत्ता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना तथा देश की सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़े तो पीछे ना हटना। देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहना तथा देश की सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़े तो पीछे न हटना। पांचवा मौलिक कर्तव्य है सभी धर्मों के लोगों में भाईचारे की भावना पैदा करना तथा महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाने वाली प्रथाओं का त्याग करना। और छठा है भारत की मिलीजुली संस्कृति, जहां पर सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर रहते हैं, भारत की मिलीजुली संस्कृति की रक्षा करना। सातवां है वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाना तथा वनों, झीलों, नदियों तथा जंगली जीव जंतुओं की रक्षा करना।
8वां है मौलिक कर्तव्य लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। और 10वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसक कामों से दूर रहना। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसक कामों से दूर रहना। और 10वां है हर क्षेत्र में श्रेष्ठता हासिल करना ताकि देश का सिर ऊंचा उठ सके। और 11वां है हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को अपनी हैसियत के अनुसार शिक्षा दिलाए। तो ये टोटल वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।